हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईटी कानपुर। हम क्लास 12th का सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है बायोमोलिक्यूल्स। आपका लेक्चर 1 हो चुका है, ये लेक्चर 2 है आपका। और इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वो रिकैप में करा दे रहा हूँ क्या हमने पढ़ा था। तो एक तो डिटेल में हमने इन्फॉर्मेशन दिया था इस चैप्टर के बारे में, क्या पढ़ने वाले हैं, और दूसरा हमने ग्लूकोज स्टार्ट किया था। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले फॉर्मूला C6H12O6 ये होता है। आई थिंक आपको अगर लेक्चर अटेंड किया होगा तो फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे CHO लगाना होता है एल्डिहाइड के लिए, OH यहाँ पे थर्ड कार्बन पे चेंज होता है, यहाँ पे H आता है, फिर राइट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, OH, और ये यहाँ पे CH2H। ये हमने ऐसे याद किया है, आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो या कोई और ट्रिक से याद कर लो, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप जैसे चाहो वैसे स्टार्ट कर सकते हो या याद इसे कर सकते हो। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। हमने कैसे याद किया है, तो आप सिंपल 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन का 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। 6 कार्बन में 1 2 3 के राइट साइड में केवल हाइड्रोजन लगाना है, बाकी इधर OH 3 पे OH लगाना, इधर CH2H इधर CHO होगा, बाकी इसके अपोजिट में H है तो OH है तो H, इस तरीके से लगाना। तो ये स्ट्रक्चर है आपका ग्लूकोज का। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। उसी लेक्चर में हमने कुछ D और L, कैपिटल D एंड कैपिटल L की बात की थी, जहां पे हमने आपको बताया था कि नीचे से जो सेकेंड कार्बन है, नीचे से सेकेंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ग्लूकोज की ही नहीं किसी भी हाई कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे, इसलिए हो सकता है कुछ 4 कार्बन को हो सकता है, थर्ड कार्बन को हो सकता है, 3 कार्बन को हो, तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 5th कार्बन ऊपर से, मैं कह रहा हूँ नीचे से हमेशा सेकेंड कार्बन की राइट साइड में जब OH लगा होता तब हम इसे कहते हैं डी ग्लूकोज, और यही अगर इस OH को इस साइड इधर H कर दे तब उसे हम कहते हैं एल ग्लूकोज। तो कैपिटल D और कैपिटल L का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब OH राइट साइड में होगा तो आपका वो D है, और अगर ये OH लेफ्ट साइड में होगा तो आपका L है। अच्छा, इसके साथ ये भी मैंने आपको बताया था कि एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में अगर घुमाता है दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाता है तो वो हो जाएगा आपका लिवो रोटेटरी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, तो स्टीरियो आइसोमर का मैंने जो क्लास लिया था उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको वहां पे डिस्कस किया था। ये अभी देखो, तो ये तो हुआ कैपिटल D कैपिटल L की बात करते हो उस केस में, तो ये डी ग्लूकोज है। अच्छा, अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लिवो रोटेटरी होगा, ये आप देख के नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो है या लिवो है, वो एक्सपेरिमेंट से फाइंड होता है। तो वैसे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जो पूरा ग्लूकोज है वही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो उसमें वो D वाला पार्ट हो या L वाला पार्ट हो, है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। अच्छा, ये ग्लूकोज का हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद हमने कुछ इसके रिएक्शन के बारे में, मतलब ये स्ट्रक्चर हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसा पता चलेगा कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है, OH 5 ग्रुप हैं, जो 6 कार्बन है वो एक चेन में लगे हैं या ऐसे ब्रांचिंग में लगे हैं, ये सब कैसे होगा। तो इसके लिए हमने आपको कुछ रिएक्शन बताया था, HI से रिएक्शन बताया था, जिसमें हमने कहा था कि इससे हेक्सेन बनता है, N हेक्सेन, जो ये प्रूफ करता है कि ये जो 6 कार्बन है वो एक लीनियर चेन में है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन या HCl हाइड्रोजन साइनाइड, इनसे रिएक्शन कराने पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्जिन बनता है, और फिर ये साइनाइड ऐड होकर बनता है साइनोहाइड्रिन। तो अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ वो पीछे कॉपी में आप पलट के देखोगे आपको मिलेगा। तो इससे रिएक्शन कराने पर हमें ये पता चलता है कि कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, बट वहाँ से ये नहीं पता चलता कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है,
केवल ये पता चलता है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, बट उसमें CHO है ये नहीं पता चलता। तो उसके लिए अब हम आगे एक और रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो वो रिएक्शन है आपका ग्लूकोज का ही रिएक्शन विद Br2H2O, ब्रोमीन वाटर कहते हैं। असल में जो ब्रोमीन होता है वो डिजोल्व होता है H2O में। तो क्या होता है देखो, अगर आप ग्लूकोज CHO, मैं बार बार स्ट्रक्चर इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, OH इधर H, आप भी हमारे साथ बनाते चलोगे, जितनी बार बनाओगे उतने अच्छे से याद होगा, क्योंकि आपके बोर्ड में अगर आप बोर्ड के लिए कर रहे हो तो वहां पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज फ्रक्टोज जिनका पूछ लिया जाता है कि ऐसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाओ ग्लूकोज का, तो ये आपको आना चाहिए, बार बार बनाओगे तो याद रहेगा। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रिएक्शन कराओ आप ब्रोमीन वाटर से, Br2H2। क्या होता है, होता ये है कि ये जो CHO है ना, ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें होगा, COOH में। ये जो CHO है वो आपका COOH में हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये है CH2OH, इधर H, इधर H, इधर OH और इधर H, ठीक है। नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है ग्लूकोज, चूंकि तो जानते ही हो आप, ग्लूकोज। और ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो जब तक ये CHO के रूप में है तो ग्लूकोज है, CHO को ऑक्सीडेशन होगा, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो CHO है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा COOH में। तो ये रिएक्शन आप, इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है, दिस reaction shows that CHO ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप कह सकते हो कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, या सीखी के वही लिख देता हूं, कार्बोनिल ग्रुप, चूंकि हम पहले ये पता कर चुके हैं कि कार्बोनिल ग्रुप तो है, तो दिस रिएक्शन शोज दैट कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड इन ग्लूकोज। तो आप याद रखोगे कि ग्लूकोज में जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। किस रिएक्शन से पता चलता है, तो जब ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराते हो आप ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका एल्डिहाइड है, ठीक, नोट करो इसे, ठीक है। अब हम आगे एक और रिएक्शन देखते हैं, वो रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड। अगर नाम नहीं याद आपको तो लिख लो आप, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो अगर नाइट्रिक एसिड से आप ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है वो भी देखो, ये आपका CHO, इधर OH, इधर H, अब जल्दी जल्दी बनाओ आप, OH, इधर CH2OH, इधर H, OH, H, ये हुआ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का रिएक्शन यदि आप किससे कराना है हमें, HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से। अगर ऐसा कराते हो तो ये तो COOH में कन्वर्ट होता ही है, इसके साथ ये जो CH2OH है ना, ये भी कन्वर्ट हो जाता है COOH में। किस में हो जाता है, COOH में।
और बाकी ये जो OH हैं वो ऐसे ही रहते हैं, OH H OH, इधर H, ये OH H H। ठीक, तो ये जो आपका ग्लूकोज था इस CHO से COOH में वो तो कन्वर्ट हुआ, उसके साथ CH2OH ये भी COOH में कन्वर्ट हो गया। इसी के साथ यदि मान लो इसी का रिएक्शन ना, अगर आप ग्लूकोनिक एसिड का भी रिएक्शन करा दो, यदि आप जो ग्लूकोनिक एसिड था ना COOH, यहां पे OH H OH OH CH2OH, इधर H इधर H, ये OH इधर H, ये था आपका, ये मैंने S क्यों लिख दिया है, CH2OH, ये था आपका ग्लूकोनिक एसिड। क्या है ये, ग्लूकोनिक एसिड, और ये आपका था ग्लूकोज। ठीक है, अब यदि आप ग्लूकोज का HNO3 से रिएक्शन कराओ या आप ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन कराओ HNO3 से, इन दोनों में से किसी का भी रिएक्शन कराओगे, इससे डायरेक्ट कराओगे तब भी ये बनेगा, इससे डायरेक्ट कराओगे तब भी बनेगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। तो ये याद रखना है कि यदि आप ग्लूकोज का डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे HNO3 से नाइट्रिक एसिड से तब भी सैकरिक एसिड, ये सैकरिक में मैंने सैकरिक एसिड, तो और ग्लूकोनिक एसिड अगर आपको दिया गया है और उसका यदि आप रिएक्शन कराते हो तब भी आपका सैकरिक एसिड ही बनता है। तो या तो ग्लूकोनिक एसिड से भी बना सकते हो, एक CHO को ये CHO को COH में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर कराओगे तब भी ये CH2OH COH में कन्वर्ट होगा, और यदि CHO से और CH2OH से डायरेक्ट कराते हो तब भी होगा। अच्छा, ये शो क्या करता है, ये रिएक्शन कराने का हमें पर्पज क्या है, तो पर्पज ये है कि ये रिएक्शन शो करता है कि हमारे जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है उसमें एक 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये याद रखना है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड विद HNO3 फॉर्म्स, क्या बनाता है, ये बनाता है सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड that shows the presence of 1 डिग्री अल्कोहल या OH ग्रुप। वैसे तो OH ग्रुप देखो स्ट्रक्चर में ढेर सारे लगे हुए हैं, पर ये जो रिएक्शन आप करा रहे हो, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड विद HNO3 फॉर्म्स सैकरिक एसिड दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये हमें शो करता है, ये जो पीछे वाला हमने लिखा है ना, ये हमें शो करता है कि ग्लूकोज या अगर इसे कन्वर्ट किया हो ग्लूकोनिक एसिड में, उसमें अभी भी 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये नोट करो। ठीक, और उसके बाद ये नोट करो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब तो अभी देखोगे 2 डिग्री अल्कोहल है, ये देखो ये सभी तो 1 डिग्री 2 डिग्री तो पता ही होगा, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो। एक कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो जितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा होगा उतना डिग्री कार्बन। तो ये कार्बन, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर 2 डिग्री से जुड़ा है, ये कार्बन इधर एक कार्बन से इधर एक कार्बन से 2 डिग्री कार्बन, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। केवल ये यहाँ पे देखो ये CH2OH है ना, तो
ये वाला जो कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक OH जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो 1 डिग्री कार्बन हुआ, तो इस पे जो OH लगा है वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो केवल ये जो है ना, ये केवल 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, और इसी की प्रेजेंस का हम चेक कर रहे थे HNO3 से रिएक्शन करा के। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये बचे हमारा 5 OH ग्रुप। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, अब ये पांचों OH का एक साथ कैसे पता चलता है वो भी देख लो। रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, आई थिंक आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ही दिया है, हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराने जा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है एसिटिक एनहाइड्राइड का, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, तो अपने से आप स्ट्रक्चर बनाओ एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या होता है। ठीक, ये तो आपका ग्लूकोज हुआ। ठीक है, अब इस ग्लूकोज का हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, कैसे बनता है, तो एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और फिर से इधर CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, तो ये ऐसे बनता है। इसको हीट करने पे ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है H2O, और ये ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ता है। तो जब भी एसिटिक एसिड का डिस्टिलेशन करते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है कंडेंसेशन से और एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एसिटिक एसिड को गर्म करने से बनता है। ये क्या है, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, अच्छा, इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो इससे पहले मैं आपको बताया हूं अल्कोहल का अगर रिएक्शन कराते हो, किसी भी अल्कोहल का यदि आप रिएक्शन कराते हो एसिटिक एनहाइड्राइड से तो क्या होता है, CH3 Ac2O से बताया हूं ना, इसी को Ac2O भी बोलते हैं, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब मैंने आपको बताया है कि इसका लोन पेयर होता है, अगर एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ H+ भी लेते हैं, ये लोन पेयर H+ को लेता है, तो ऐसे H के साथ ये चूंकि लोन पेयर H+ को दिया तो इस पे पॉजिटिव बनता है, तो ये एक्टिवेट करता है ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल जो ग्रुप है उसको, तो होगा क्या, ये इस पे अटैक करेगा, ये टूटेगा, दोबारा आएगा, इसको निकाल देगा। ठीक, इसको निकालेगा तो क्या बन गया, ये बन गया RCH2O, इधर H, इस पे पॉजिटिव क्योंकि अपना लोन पेयर अटैक किया है ना, और इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर H, इधर पॉजिटिव, और इधर CH3। देखो ये जो CO और इधर H जुड़ा है वो पड़ा हुआ है। अब इसमें से ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस आया ना, CH3 C डबल बॉन्ड O पे आएगा ये, तो O माइनस आया, ये जो O माइनस है, सॉरी CH3CO माइनस, यही आपका CH3COO माइनस, वो इस H को ले लेगा, और ऐसे ही दूसरा वाला आएगा इस H को ले लेगा, ये निकल जाएंगे, और ये बन जाएगा RCH2O C डबल बॉन्ड O CH3। इस टाइप से रिएक्शन होता है आपका अल्कोहल का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, नोट कर लेना इसे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ हुआ ये कि ये आपका अल्कोहल वाला, ये यहाँ से इतना तो अल्कोहल वाला पार्ट ही है, ये CH3 नहीं होगा, CH2। ठीक, तो ये तो इतना अल्कोहल वाला पार्ट ही है, आपका आया क्या, ये आया आपका यहाँ से, ये केवल CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O CH3, केवल ये पार्ट आपका आया। तो ये जो इतना पार्ट आपका आया है ना, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से आया, COCH3, ऐसे ही बस यहाँ पे आ जाएगा। देखो कैसे रिएक्शन होगा, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पे जाएगा, अटैक करेगा,
ये ऐसे टूटेगा, फिर से दोबारा आएगा नीचे। क्यों दोबारा आ रहा? क्योंकि ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये टूट के O पे माइनस बन जाएगा। ठीक, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर C डबल बॉन्ड O पे क्यों कर रहा? तो ये सब बहुत बेसिक चीजें बता चुका हूं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करके खींचेगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, जिसके कारण ये लोन पेयर जाके पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो ये कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके CH3CO माइनस बाहर निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा? CHO, और इस O के साथ इतना ग्रुप जुड़ जाएगा। मैं नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि एक साथ में पूरा लिखूंगा। अब देखो O के साथ क्या जुड़ा? C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको क्या कहते हैं? AC। इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं ना, AC से दिखाते हैं, वैसे बोलते हैं असाइल ग्रुप। तो ये पूरा ऐड हुआ इस ऑक्सीजन पे। इसके साथ जो H है ना, इसके साथ ऐसे H भी लगेगा तो इसमें पॉजिटिव होगा, तो ये CH3CO माइनस जो है वो H लेके CH3COOH बना लेगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, तो ये फिर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे OAC लगेगा, तो क्या होगा? यहाँ पे OAC, फिर यहाँ पे OAC, फिर यहाँ पे OAC, यहाँ पे OAC, फिर यहाँ पे OAC। तो टोटल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपका CHO, यहाँ पे O, अभी मैं उससे लिख दूंगा, यहाँ पे O, यहाँ पे OH CH2O। अब देखो ये OAC आया असाइल ग्रुप, इसके साथ OAC आया, इसके साथ OAC आया, इसके साथ OAC आया, इसके साथ OAC आया। समझ में आया? और ये जो पूरा ग्रुप है OAC, इसको कहते हैं एसिटेट ग्रुप। ये O C डबल बॉन्ड O एसिटिक एसिड से बना ना, तो ये हुआ एसिटेट ग्रुप। तो इसमें कितने? 1 2 3 4 5 जगह पे एसिटेट ग्रुप बन रहा, तो इसे हम कहते हैं पेंटा एसिटेट। क्या कहते हैं इसे? पेंटा एसिटेट। और ये 5 जगह पे जो असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा, इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में आपके 5 एल्कोहल OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसको एक बार अगर आप ओपन करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो यहां पे ऐसे C डबल बॉन्ड O CH3, इधर C डबल बॉन्ड O CH3, इस साइड C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O CH3। इसी को हमने ACAC असाइल ग्रुप के रूप में लिखा था। तो या तो ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाओ, पूरा ओपन स्ट्रक्चर है, तो ये 5 आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, इससे पता चलता है कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे लिख लो आप नोट डाल के, दिस रिएक्शन shows the presence of 5 hydroxyl, that is OH group in glucose। तो ये क्या पता करता है? दिस रिएक्शन shows द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप इन द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप है, इस रिएक्शन से पता चलता है। तो इसको आप नोट कर लेना, इसको पेंटाएसिटेट बोलते हैं। ठीक, याद रखना इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको ऐसा भी कह सकते हैं असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम असाइलेशन कर रहे हैं, असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो अगर मान लो कि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि असाइलेशन ऑफ ग्लूकोज क्या शो करता है या उससे पता क्या चलता है, तो ये पता चलता है कि जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है उसमें 5 OH ग्रुप है। ठीक है, इसे नोट करो आप। ठीक, ये था स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन।
स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आपने ये देख लिया कि कितने OH ग्रुप हैं, कितना उसमें CHO ग्रुप है, 5 OH में एक 1 डिग्री अल्कोहल भी है, ये भी आपको पता चल गया, स्ट्रक्चर आपने बना लिया। कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड ग्लूकोज है, इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको देना चाहिए था पर वो नहीं देता। कौन कौन से वो रिएक्शन है? जैसे मान लो आपका ये ऐसे आप लिख सकते हो, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद NaHSO3, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं इसको, नाम लिख लेना अगर आपको ना याद हो तो, सोडियम बाइसल्फाइड। अब देखो, अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ तो C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे OH, इधर H, इधर यहाँ पे OH, इधर OH, ये आपका CH2OH, इधर H H OH H, ये आपका है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब जो NaHSO3 है, NaHSO3, इसको यदि आप तोड़ोगे, ये एक सॉल्ट है Na+HSO3-, जैसे NaCl होता है ना, Na+Cl-, वैसे ही NaHSO3 में Na+ और HSO3-, क्या है ये? HSO3-। यदि ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो जैसे HCN का रिएक्शन हुआ था, Cn- जाके अटैक किया था, उसी तरीके से HSO3- को इस पे जाके अटैक करना चाहिए था और इस पे एडिशन प्रोडक्ट ये O- बनेगा, फिर O- Na+ हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ बनना चाहिए था पर ऐसा नहीं होता। नो प्रोडक्ट फॉर्म, नो प्रोडक्ट फॉर्म। ये तो पता चल गया कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है। कैसे पता चला? तो NH2OH और HCN जो हमने रिएक्शन किया उससे कार्बोनिल ग्रुप और फिर ब्रोमीन वाटर से एल्डिहाइड ग्रुप। बट एल्डिहाइड ग्रुप को ये रिएक्शन देना ही चाहिए पर नहीं देता। तो ऐसा हुआ, किसका मतलब ये CHO ग्रुप में कुछ ना कुछ तो है दिक्कत। अच्छा, ये हुआ रिएक्शन जो नहीं देता। ठीक, कुछ और है, जैसे याद रखना एक किसी में कि सिफ टेस्ट क्या होता है। सिफ टेस्ट, सिफ टेस्ट में जो भी आपके एल्डिहाइड ग्रुप है ना, या कार्बोनिल ग्रुप वाला कह सकते हो, ये आपके NH2 या NHR कर लो, NHR, इस टाइप का अगर कोई रिएक्शन है, NH2R या NHR2, कुछ भी कर सकते हो, मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा, ये रिएक्शन करता है और ये कुछ ऐसे करके N, इधर R, इधर R, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये आपके बहुत डिटेल में नहीं है, ये बहुत हायर एजुकेशन में है तो इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा। तो इस टाइप का ऐसा कंपाउंड बनता है जो कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है। ऐसा अगर अमीन टाइप जो रिएक्टेंट होता है, ये क्या है? ये अमीन है, अमीन। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं ये सिर्फ टेस्ट देते हैं बट यहां पे ये नहीं देता। तो ये जो देना चाहिए था वो नहीं दे रहा। इससे भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ हो रहा है, क्योंकि ये सब टेस्ट इसको देने चाहिए। तो याद रखना है कि ग्लूकोज does not give सिफ टेस्ट। सिफ टेस्ट चूंकि इसे देना चाहिए था, ये नहीं दे रहा, तो इससे ये पता चल रहा कि इसमें इसके जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब आगे अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। और एक और चीज है, इसका जो पेंटा एसीटेट वाला पार्ट है ना, ये वाला, यहां पे जब आप NH2OH का रिएक्शन कराओगे, इसी में देखो
मान लो ये CHO, इधर OH, इधर H, ये OH, इधर OH और ये CH2OH। ये आपका H बना, इधर H बना, ये OH हुआ, ये H हुआ, ये हुआ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज होता है इसका जब NH2OH के साथ रिएक्शन कराते हो, मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में NH2Z के साथ रिएक्शन कराने के लिए, तो ये कहा था कि ये C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड ग्रुप है और इधर से आपका H2N और इधर Z के जगह पे OH दे रखा है, Z के जगह पे आपका OH दे रखा है। तो वहां पे हमने कहा था कि इसमें से जस्ट ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो और ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N OH, इधर ये H जैसे वैसे रहेगा और ये इसमें इसको नहीं छेड़ना है, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे। ये आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑक्जिम। क्या कहते हैं? ऑक्जिम। तो यदि आप ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हो हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन का जब रिएक्शन कराते हो तो ऐसे ऑक्जिम बनता है, ग्लूकोज ऑक्जिम, ठीक है। बट इसी का अगर एसीटेट वाले पार्ट के साथ कराओ, यदि H को, ये जो OH OH है यहां को OAC OAC करा दो, ये तो प्रोडक्ट बनता है। बट यही आप ऐसे कराओ कि ये आपका C डबल बॉन्ड O, इधर H, यहां पे OAC, इधर H, ये OH के जगह पे OAC OAC CH2 OAC और इधर H, यहां पे H, ये OAC, इधर H। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। क्या नाम है? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। पेंटा पीछे वाले में भी नाम लिख लेना जहां पे मैंने OCOCH3 ऐड किया था। अब यदि इसका रिएक्शन आप कराओ NH2OH के साथ, NH2OH के साथ, तो इधर तो OH लगा हुआ है, यहां पे जो है वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप अभी भी प्रेजेंट है, तो इसे तो इस टाइप से रिएक्शन देना चाहिए था। ये इससे क्या लेना देना, ऐसा होना चाहिए था। या इधर अगर OAC ग्रुप लगा हुआ है तो ये भी O डबल बॉन्ड OCH3 ऐसे है, तो यहां से भी दे सकता है ऐसे, बट ऐसा देता नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे नो प्रोडक्ट फॉर्म। क्या है? नो प्रोडक्ट, रिएक्शन ही नहीं देता। इसका मतलब है कि इसके स्ट्रक्चर में जो हमने फिशर वाला बनाया है ना, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसमें कुछ तो दिक्कत है, उसमें कुछ और ठीक करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? इसे नोट करो, फिर हम बताते हैं कि उसमें क्या है। तो ये जो नहीं दे रहा, जो आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा, इससे ये पता चलता है दिस रिएक्शन नो प्रोडक्ट formation shows no product formation shows the absence of, ऐसे लिखो, आपके उसकी राइटिंग है NCERT की, the absence of free CHO group, CHO ग्रुप। मतलब हमने CHO ग्रुप का पता तो लगा लिया ब्रोमीन वाटर से कि ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं, ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, तो CHO ग्रुप प्रेजेंट है। बट ये रिएक्शन ना देने का मतलब है कि ये जो CHO ग्रुप है ये फ्री नहीं है, ये जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है, उसके साथ कुछ तो हो रहा है, ठीक। ये जो फाइंडिंग्स है इसको कंक्लूड करने के लिए एक और पता चीज चलता है कि जो ग्लूकोज है, इंपॉर्टेंट लिखोगे, ग्लूकोज obtained, glucose was obtained in two crystalline form, two
crystalline form with different बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हो। आपके एनसीईआरटी में मेल्टिंग लिखा है तो क्यों उनका बॉइलिंग अलग है तो मेल्टिंग भी अलग अलग ही होना चाहिए। ठीक, तो देखो, द ग्लूकोज वॉज ऑब्टेन्ड इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म विद डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इससे ये पता चल रहा कि ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर नहीं है, ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। समझ में आ रहा? जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें 2 स्ट्रक्चर होगा तभी उसका 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब जो क्रिस्टल, नमक के क्रिस्टल देखा आपने जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखता है तो वो क्रिस्टल है नमक के, तो वैसे ही ग्लूकोज के भी 2 क्रिस्टल मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके स्ट्रक्चर भी 2 तरीके के बन रहे हैं। ठीक, और ये स्ट्रक्चर पता चलता है कि उसका साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर है। कैसा है? साइक्लिक। तो कैसे बनता है साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर वो देखो, C डबल बॉन्ड O, यही से लिख दूं, ऐसा लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड O H, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। यहां पे CH2OH, यहां पे OH, OH, H, OH, H, OH, H, OH, ये ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज का ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, जो D पता कर रहा था, इसका जो ये लोन पेयर है ये इस कार्बोनिल पे अटैक कर देता है और इस कार्बोनिल पे अटैक करके इसको तोड़ देता है। क्या किया हमने? जो 1, 2, 3, 4, 5, 5th कार्बन पे जो OH है राइट साइड में, इसका लोन पेयर इस कार्बोनिल पे अटैक करके इसे CO माइनस बनाता है। तो ये बनता क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है जब ये कार्बोनिल पे अटैक कर देता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसे हो जाता है, CO पे माइनस, और इसको H को ना मैं ऐसे साथ में लिख रहा हूं अभी क्योंकि इसी से भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो, इधर जो ऐसे OH है वैसे ही लिख रहा हूं, ये OH तो नहीं है, इधर तो H था ना, तो H, इधर OH, ये O, ये OH, इधर आपका H, CH2OH। ठीक, इस ऑक्सीजन को मैं ऐसे बड़ा करके इधर ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे जुड़ गया। समझ में आ रहा कैसे हुआ? 5th कार्बन पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये कार्बोनिल पे अटैक किया, इस कार्बोनिल पे अटैक करके ये बॉन्ड तोड़ा, CO माइनस बना, और इस ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया था, H अभी बचा हुआ है तो हमने ऐसे H को लगाया, इस पे पॉजिटिव लगा दिया। चूंकि लोन पेयर अटैक किया है तो ऑक्सीजन जैसे ही 3 बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव चार्ज उस पे आएगा। अब ये जो O पे माइनस बना ना वो इस H प्लस को लेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे टूट जाएगा और ये क्या बनता है? तो CH, ये बन गया OH और ये हो गया CH2OH। यहां से ऑक्सीजन से ये वाला पार्ट जुड़ा है, आप अपने से देख के बनाओगे, H, OH और इधर H, ये आपका OH, H और ये ऑक्सीजन जुड़ा है तो H। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो O माइनस था कुछ नहीं, बस O माइनस को हमने ये H दे दिया और बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना ना साइक्लिक टाइप का, इसको मैं अगले पेज पे फिर से बना के दिखा रहा हूं आपको। देखो, इधर यहां पे OH था, इधर आपका H था, यहां पे ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे जुड़ा है, ये OH है, H है, 3rd कार्बन पे से चेंज होता है तो इधर OH है, ये आपका CH2OH, इधर ये H, H, OH, H। ये स्ट्रक्चर था आपका, ऐसा था CH, ये OH मत समझना, ये आपका CH है, क्या है? CH और ये OH। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब पीछे वाले स्ट्रक्चर में ये देखो,
जब ये CHO था तो ये sp2 कार्बन था। क्या था ये? sp2। और sp2 का मतलब होता है प्लेनर स्ट्रक्चर। तो sp2 स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि कार्बन सेंटर क्या है? जो कार्बन सेंटर है आपका, सेंटर वो प्लेनर है। ठीक, ये तीनों एक प्लेन में है, और यदि प्लेन में है और ये जाके ऊपर से अटैक करता है, ठीक है, या बगल से अटैक करता है, तो उससे होगा क्या? इसमें ये होगा कि ये जो OH या O- बन रहा, फिर लास्ट में OH बन रहा, ये इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। क्या आपने कहा कि यहाँ पे ये प्लेनर है, इसके बाद जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा तो ये O-, फिर जब OH बनेगा, ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, और जब दोनों आएंगे तो वो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। तो देखो, इसको एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूं राइट में और एक बार लेफ्ट में। एक बार मैं इसे राइट में लिख रहा हूं CH, इधर मैं OH लिखा राइट में, और इधर H लिखा, और ये जैसे स्ट्रक्चर था वैसे ही लिख दिया इसको। यहां पे OH था, यहां पे आपका H था, ये आपका OH था, ये ऐसे बढ़ा करके ऑक्सीजन के थ्रू यहां पे जुड़ा है, या इसको ऊपर से जोड़ लो। कभी कभी ना बुक में आपको ऊपर से दे रखा होता है, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दे रखा होता है, तो ऐसे जोड़ लो आप। हमने OH को राइट साइड में लिखा है, बस नोट यहां यही करना है। ये स्ट्रक्चर हुआ। एक बार ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट में बनाओ, तो अब की बार मैं लेफ्ट में बना रहा हूं। ये आपका CH है, यहां पे इधर OH हमने लिखा और इधर H लिखा। सॉरी, अलग अलग मैं दो H लिख दे रहा हूं ना, ये H तो बगल में लिख ही रहे हैं, तो ये H लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जा रही थी, तो कार्बन की वैलेंसी को 5 तो नहीं करना ना, वो तो 4 ही बनाएगा। वैसे ही यहां पे पीछे भी तो नहीं किया ना, CHOS तो नहीं लिखा, ठीक है। यहां देखो, हाँ, तो ये हो गया H, यहां पे OH है, ये H है, ये OH है, और इधर ये ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे जुड़ गया, और यहां पे हमारा CH2OH है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना, एक बार OH लेफ्ट साइड में है इस कार्बन सेंटर के रिस्पेक्ट में, और यही OH इस कार्बन के राइट में है, और इन दोनों से अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को जब यदि आप 3D में बनाते हो तो कैसे बनाएंगे? देखो, कितने मेंबर का रिंग बन रहा पहले वो देखो। ये एक ऑक्सीजन एक मेंबर यहां है, ऐसे 2 3 4 5 6, ऐसे 6 मेंबर का रिंग बन रहा। ऑक्सीजन रिंग के अंदर है, तो ऐसे बना लो। ठीक है, अभी इसमें कुछ इस तरीके से ऐड करो। ठीक, इसके अंदर जिसने जो भी राइट साइड है उसको नीचे लिखना है। ये जो राइट साइड है, तो कार्बन इसका आप नंबरिंग करने जाओगे तो ये 1 है, इधर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 मेंबर की रिंग बन गई है। सेकेंड कार्बन पे H राइट साइड में है, तो H को नीचे लिखना है। सेकेंड कार्बन पे H नीचे आया। थर्ड कार्बन पे OH राइट में है, तो यहां पे OH नीचे होगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। फोर्थ कार्बन पे H राइट में है, तो यहां पे H को नीचे लिखना है। ऐसे ही फिफ्थ कार्बन पे OH राइट में है, तो फिफ्थ कार्बन पे OH को राइट में लिखना है। ठीक है, अब जो बचे, जो लेफ्ट में बचे हैं, उन सबको ऊपर ऊपर लिख देना है। अच्छा, ये जो H और CH2OH है, तो याद रखना है कि CH2OH हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो H नीचे आएगा 6 कार्बन पे। अब देखो, 6 कार्बन पे CH2OH को हमने ऊपर लिख दिया, यहां पे H OH ऊपर है,
यहाँ पे H OH है तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ H है तो ये OH आएगा, ये OH है तो यहाँ पे H आएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर यदि आप इसका बनाने जाओगे तो फिर से उसी टाइप का बनाएंगे। ठीक, ठीक है, फिर से वैसे ही करेंगे। इसका नंबरिंग कर सकते हो, ऑक्सीजन को 1, इधर 2, 3, 4, ऊपर से नंबरिंग हमेशा करते हैं 5 और 6 मेंबर रिंग बनाया है। ऑक्सीजन को लेके हमने 6 मेंबर रिंग बनाया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, जैसे इसमें फिल किया था एकदम वैसे ही फिल करना है। जितने राइट साइड है उसे नीचे लिखना है, जो लेफ्ट में है वो ऊपर लिखना है। कार्बन नंबर 2 पे OH नीचे है तो अब की बार कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे OH नीचे होगा, थर्ड पे फिर से OH नीचे होगा, फोर्थ पे H नीचे होगा, फिफ्थ पे OH नीचे होगा, सिक्स पे मैंने कहा CH2OH और H में हमेशा CH2OH को ऊपर लिखा जाता है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं कि इनका स्ट्रक्चर याद कैसे करते हैं। बाकी देखो OH है तो यहाँ ऊपर H आएगा, इधर OH है तो यहाँ पे H आएगा, इधर H है तो यहाँ पे OH आएगा, ये OH है तो H होगा, ये CH2OH के साथ H। ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगर ध्यान से देखोगे तो बाकी सब सेम है। कार्बन नंबर 2 पे जो H और OH है इनका पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे OH ऊपर है, यहाँ पे OH नीचे है। अगर देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये ऐसे प्लेन में, एक प्लेन में कुछ इस टाइप से। ये जो 6 मेंबर रिंग है ना, तो ऑक्सीजन मान सकते हो कि इस सेंटर पे ऑक्सीजन है और ऐसे करके ये पूरे प्लेन में बन रहा। तो ये जो 6 मेंबर रिंग है वो प्लेन में है और ये जो ऐसे CH2OH या HOH वो कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। तो एक ऊपर लगा है, फिर दूसरा नीचे लगा हुआ है, फिर दूसरा फिर से यहाँ पे एक ऊपर लगा है, नीचे लगा है। तो ये 6 मेंबर रिंग एक पूरा प्लेन में है और ये जो है वो कुछ ऐसे लगे हुए हैं। तो ये जब, या तो यदि आप BSc में पढ़ने जाओगे तो वहां पे एक चेयर फॉर्म पढ़ाया जाएगा। तो चेयर फॉर्म में देखोगे कि ये थोड़ा सा प्लेन से डिस्टर्बेंस होता है, चेयर फॉर्म में रहते हैं, पर ऊपर और नीचे इसी टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। और ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ये है आपके हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक, और जब OH आपका राइट साइड में आता है फिर हम इसे कहते हैं अल्फा, और यदि OH लेफ्ट में आता है तो इसे हम कहते हैं बीटा। ठीक है, तो वो हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। और इसी के बेसिस पे जब हम वो करते हैं, नंबरिंग आपका करते हैं, तो ऐसा भी होता है कि हावर्थ स्ट्रक्चर में जब चूंकि ये पहले हमारा डी ग्लूकोज था तो इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और इसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का अलग अलग स्ट्रक्चर है। और इसी में थोड़ा सा नाम का चेंज होता है। वो नाम ऐसे चेंज होता है कि ये जो आपका दिख रहा ना, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है पाइरेन, पाइरेन। और इसके पहले आपने जो 6 मेंबर रिंग बनाया ऑक्सीजन को लेके, वो भी इसी टाइप का दिख रहा था, केवल ये पाई बॉन्ड की जगह पे अलग अलग सब्स्टिट्यूट लगे थे। तो उसी के बेसिस पे हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना वहां पे कुछ ऐसे, एक बार यहाँ पे OH और H था, इसके बाद फिर ये जब OH आपका ऊपर था, OH H, फिर आपका H OH, फिर इधर OH H CH2OH, मैंने एक छोड़ दिया, OH H H OH, फिर से यहाँ पे H एंड OH, ये है आपका CH2OH, इधर H। बाकी तो फिर से जब आप यहाँ पे ऐसे बनाओगे ऑक्सीजन कुछ ऐसे, तो इस कार्बन पे केवल चेंज होगा H OH, यहाँ पे जैसे है वैसे रहेगा H, और इधर H OH, इधर फिर से OH H,
और ये CH2OH और इधर H। अब ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने की कुछ खास जरूरत नहीं है, HHOH H। हाँ, क्यों? क्योंकि यदि आप फिशर वाला आपको याद है तो जस्ट सीधे अटैक करा, राइट वाले को नीचे लिखो, ऊपर लिखो। ये पूरी स्ट्रक्चर आपको याद रखने की कुछ खास जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर से केवल ये याद रख सकते हो कि OH ऊपर रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, नीचे रहेगा तो क्या बोलते हैं। तो OH अगर ऊपर रहेगा तो इसे हम बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। अच्छा, बीटा डी ग्लूकोज के बाद ही जैसे ये चूंकि पाइरेन लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूको पाइरेनोज। और यहां पे हम कहते हैं OH नीचे है तो हम इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज। तो अगर कभी आए स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखोगे, राइट वाले को नीचे लिखोगे, लेफ्ट वाले को ऊपर लिखोगे, स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज पाइरेनोज, चूंकि ये पाइरेन जैसा दिखता है इसलिए हम इसे बोलते हैं, ये नीचे होगा तो अल्फा और ये यदि ऊपर होगा तो बीटा। बस इसी से डिसाइड होता है। और ये एक दूसरे के एनोमर है, तो वो अब मैं अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा कि एनोमर कैसे बोलते हैं और क्या उनका अलग अलग होता है। फिर एपीमर आता है तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। याद रखना है कि अल्फा बीटा एनोमर है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। अब ये आगे मैं डिस्कस करूंगा कि एनोमर्स किसे बोलते हैं। चूंकि पाइरेन लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए हम इसे पाइरेनोज बोलते हैं। इसके पहले जो आपने देखा था ना कि हमने कहा था कि ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म मिल रहे हैं, तो वो इन्हीं के कारण मिल रहे हैं। ये अलग स्ट्रक्चर, ये अलग क्रिस्टल बनाएगा, वो अलग क्रिस्टल बनाएगा, इसके कारण हमें ग्लूकोज के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बीच में हमने वहां पे कहा था कि पेंटाएसीटेट वाला जो फॉर्म है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको CHO ग्रुप फ्री नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप तो OH से रिएक्ट कर गया। इसके कारण जो CHO ग्रुप है वो कुछ कुछ रिएक्शन देता है, सारे रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो फ्री नहीं है। ठीक, तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था फिशर से लेके हावर्थ स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचते हैं वो हमने डिस्कस किया। ये लेक्चर हम अब यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।